अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोटाइप के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरह से न्यू इकोटाइप्स बनती हैं, इसकी काइंड्स क्या होती हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सो डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि अगर एक स्पीशी है, ठीक है, उसमें से क्या है, उसकी कोई स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है वो किसी और इन्वायरमेंट में जाती है। यानी अगर समझ लें कि अगर वो असल में रहती है लो टेम्परेचर पे, ठीक है, एक स्पीशी है वो लो टेम्परेचर पे रहती है और वो चलेगी हाई टेम्परेचर पे। अब उस स्पीशी ने जाकर वहाँ जाकर अपने आप को अडेप्ट कर लेना है उस कंडीशन के लिए। अपने आप के अंदर उसने चेंजेस लेके आनी है ताकि वो हाई टेम्परेचर पे रह सके। स्पीशी वही है, ठीक है। तो इसको हम ए टाइप कह देते हैं जो ओरिजिनल है, और इसको हम बी टाइप कह देते हैं जिसने अब अपने आप को चेंज कर लिया हाई टेम्परेचर पे रहने के लिए। तो ये स्पीशी की क्या है, ये स्पीशी की इको टाइप है। तो इकोटाइप क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज दैट हैज़ अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। के स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से उसने अपने आप को अडेप्ट कर लेना, अपने अंदर चेंजेस लेके आ जानी है। और इसने क्या करना होता है, मतलब इकोटाइप्स के अंदर क्या होता है कि उन्होंने अपने अंदर जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स को डेवलप करना होता है कि उस एरिया में रहने के लिए, उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए अपने अंदर ऐसी ट्रेड्स को डेवलप करना होता है कि जो वहाँ पर उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकें, ठीक है। तो इसमें इन ट्रेड्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, बिहेवियर्स और जेनेटिक डिफरेंसेस भी आते हैं। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं वाइल्ड फ्लावर की स्पीशी की हम बात करें तो हम इसमें हम दो डिफरेंट हैबिटेट्स में इसको ग्रो करते हैं। एक को हम शेडेड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रही, और एक को हम सनी मीडो के अंदर जहाँ पर सनलाइट जो है वो ज़्यादा आ रही है। इस केस में हम देखेंगे कि है सेम स्पीशी, लेकिन अब डिफरेंट एरियाज़ में रहने की वजह से, डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने की वजह से इनके अंदर क्या है, इनके अंदर डिफरेंस आएगा। टाइम के साथ साथ इनके अंदर डिफरेंस आएगा। ये इन्होंने वहाँ पर अपने अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए अपने अंदर चेंजिंग्स लेके आनी है। वो हम देखते हैं क्या होगा। फॉरेस्ट इको टाइप वाले जो हैं उन्होंने क्या करना है, फॉरेस्ट इको टाइप जो है उसमें क्या होगा कि लीव्स जो हैं वो बड़े बड़े होंगे ताकि लाइट ज़्यादा कैप्चर कर सकें, क्योंकि वहाँ पर शेड है। और जो मिडो इको टाइप है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सन है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्मॉलर लीव्स होंगे ताकि वाटर लॉस भी कम हो और जो वहाँ पर हीट है और सनलाइट है उसको जो है वो वहाँ पर टोलरेट कर सकें। तो हम देख रहे हैं कि सेम चीज़ है, लेकिन क्या है कि अब उसके अंदर चेंजिंग्स आ गई हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो मोर जो है प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं, हमें मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आ जाते हैं, जिससे हमें एक ही स्पीशी के अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट इकोटाइप्स मिल जाती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख लें, ये फॉरेस्ट टाइप है, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं हमें लीव्स नज़र आ रहे हैं, और ये मिडो वाली है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो कम हमने करना है, मतलब कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि कम वहाँ पर जो है वो सनलाइट अफेक्ट करे, मतलब कम वाटर लॉस हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लीव्स जो हैं वो छोटे होते हैं और यहाँ पर जो है लीव्स बड़े होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले आ जाता है कि ये जो इको टाइप्स हैं, एक स्पीशी के अंदर हम देख रहे हैं दो डिफरेंट चीज़ें बन गई हैं। तो ये क्या है, ये आपस में इंटरब्रीड भी कर सकती हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी बना सकती हैं। उसके अलावा अगर इसको हम इसके ओरिजिनल वाले हैबिटेट के अंदर अगर हम ग्रो करते हैं तो क्या है कि इको टाइप ने अपने जो करेक्टरिस्टिक है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे हम वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाली एग्जांपल ली, तो अगर क्या कहते हैं, अगर हम जो ओरिजिनल वाली थी, ये ओरिजिनल वाले इन्वायरमेंट में रह रही थी और बी जो है वो बाद में बनी थी, अगर हम बी को ए के साथ ही ग्रो करते हैं, अगर उसी इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसने दोबारा से पहले की तरह हो जाना है, नहीं, ये जैसी है अभी इसने वैसे ही रहना है, ठीक है। तो इनकी फिक्स्ड जेनेटिक ट्रेट्स होती हैं जो इनको दूसरी पॉपुलेशन से डिफरेंट करती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंट इको टाइप्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि अपने स्पेसिफिक हैबिटेट के हिसाब से जो उन्होंने अडेप्टेशंस की हुई हैं उसके हिसाब से उनके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट इको टाइप्स हैं। उसके अलावा ये क्लियरली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और उसके अलावा क्या है कि इको टाइप्स के अंदर जो डिफरेंस होता है ये टेम्परेरी रिस्पॉन्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए लीव्स बड़े हो गए या कुछ देर के लिए लीव्स छोटे हो गए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये नेचुरल सिलेक्शन के रिजल्ट में होता है कि टाइम के साथ साथ क्या है कि जो बेहतर वाली जो फेवरेबल पॉपुलेशन है वो रहती जाती हैं और वहाँ पर अपने आप को प्रॉपर्ली अडेप्ट कर लेती हैं, और जो लेस फेवरेबल जो वहाँ पर ज़रा कमज़ोर होती हैं वो क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू इकोटाइप्स। तो तीन मेथड्स हैं इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल चेंजेस।
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ए और बी, और इनके दरमियान क्या होती है, इनके दरमियान क्रॉस ब्रीडिंग होती है, नेचुरली क्रॉस ब्रीडिंग होती है। और इसकी वजह से क्या है कि अब जो इसके अंदर नेक्स्ट जो आगे स्पीशी बना ये हाइब्रिड होगा, ठीक है, ये हाइब्रिड होगा, यानी इसके अंदर ब्लेंड होगा दोनों पेरेंट स्पीशीज़ का, ठीक है, ना ये ए की तरह ना ये बी की तरह, बल्कि ये इसमें ये मतलब उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, और इससे जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर बेहतर तौर पर अडेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ गया म्यूटेशंस। हमें पता है कि मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशंस और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी हैं, तो जाहिर सी बात है फिर म्यूटेशंस और जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से क्या है कि वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन के अंदर, और जो बेहतर वेरिएशंस होती हैं वो अपने हैबिटेट के अंदर रहती हैं और इस तरह से न्यू इकोटाइप्स बनती हैं। फिर आ जाता है क्रोमोसोमल चेंजेस। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से भी जो है वो वेरिएशंस आती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज होती है। किस किस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमें इसकी टाइप्स पता हैं, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, एडिशन या लॉस। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है कि उसकी जो है वो क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान एक्सचेंज हो जाते हैं। इन्वर्जन के अंदर क्या है कि अगर क्रोमोसोम है वो अगर टूटता है वहाँ से, तो क्या है कि वो जब दोबारा लगेगा तो जब डीअटैच होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट के कोई सेगमेंट लॉस हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगी या फिर एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जीनोटाइप और फिनोटाइप जो हैं वो चेंज होती है, जिसकी वजह से नई इकोटाइप्स जो हैं वो बनती हैं। उसके अलावा पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो इसकी वजह से भी नई इकोटाइप्स बनती हैं। जैसे कि जो पॉलीप्लॉइड्स हैं उनके अंदर डिफरेंट इकोलॉजिकल टॉलरेंसेस होती हैं, उनमें ज़्यादा बर्दाश्त होती है डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से अपनी पेरेंट स्पीशी के निस्बत। नेक्स्ट आ गई काइंड्स ऑफ इकोटाइप। सबसे पहले आ गई इसके अंदर क्लाइमेटिक इकोटाइप। क्लाइमेटिक इकोटाइप वो इकोटाइप्स हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर और विंड वगैरह की वजह से जो होती हैं उन्हें हम क्लाइमेटिक इकोटाइप्स कहते हैं। इसमें भी हम वाइल्ड फ्लावर की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उसको डेजर्ट के अंदर किया जाए एक को, और एक को हम माउंटेन के अंदर करते हैं, तो जो डेजर्ट इकोटाइप है, जो वहाँ पर जो डेवलप हुई है इकोटाइप, उसके अंदर क्या अडेप्टेशन होंगी कि उसमें डीप रूट सिस्टम होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा स्मॉल एंड थिक लीव्स होंगे ताकि कम से कम वाटर लॉस हो सके और वो हॉट और ड्राई कंडीशंस में रह सके। और जो माउंटेन इकोटाइप है उनके ब्रॉडर लीव्स होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके, और कोल्ड टॉलरेंस होगी ताकि वहाँ पर जो ठंडा मौसम है और जो मॉइस्ट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर वो रह सके। नेक्स्ट हैबिटेट स्पेसिफिक इकोटाइप्स, ये वो हैं जो स्पेसिफिक हैबिटेट की वजह से जो इकोटाइप्स बनती हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स और एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। तो इसके अंदर वो जो हमने सबसे पहले एग्जांपल पढ़ी थी वाइल्ड फ्लावर की, जो हमने कहा कि सनी मीडो और शेडेड फॉरेस्ट के अंदर किया जाता है, तो वो इसके अंदर हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आल्टीट्यूडनल इकोटाइप्स, जो डिफरेंस इन आल्टीट्यूड की वजह से जो इकोटाइप्स बनती हैं। आल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज होता है तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज होती है, जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और यूवी रेडिएशंस वगैरह जो है ये भी चेंज होती है। तो इनकी बेस पे भी जो है वो इकोटाइप्स बनती हैं, उनको हम आल्टीट्यूडनल इकोटाइप्स कहते हैं। ये माउंटेन्स वगैरह पे हो सकती हैं, और हाई आल्टीट्यूड पे जो है इनके अंदर मतलब अडेप्टेशन होती हैं कि वहाँ पर जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको जो है ये विथस्टैंड कर सकती हैं। नेक्स्ट आ गया एडेफिक इकोटाइप्स। ये सोइल की बेस पे होती है, सोइल की टाइप और कंपोजिशंस की बेस पे होती है। हमें पता है कि अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की सोइल की एक ही तरह की कंपोजिशन होगी, ऐसा नहीं है। सोइल के अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट जगहों पे पीएच लेवल डिफरेंट हो सकता है, मॉइस्चर रिटेंशन डिफरेंट हो सकती है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोइल की वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हो सकती हैं। तो उसके बेस पे जो अडेप्टेशंस होती हैं, उसकी बेस पे जो इकोटाइप्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एडेफिक इकोटाइप्स। नेक्स्ट एक्वेटिक इकोटाइप्स। अब जो है एक्वेटिक इकोटाइप्स क्या होती हैं, हमें पता है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है। फ्रेश वाटर हो सकता है, मेरीन हो सकता है, या ब्रैकिश वाटर हो सकता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर जो है वो जो फ्रेश वाटर है उससे सॉल्टी होता है, लेकिन मेरीन वाटर से जो है वो कम सॉल्टी होता है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में समझ लें होता है। तो डिफरेंट एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के हिसाब से भी डिफरेंट इकोटाइप्स होती हैं, ठीक है। और अपने एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मज़ीद जो है वो डिफरेंट चीज़ों की बेस पे भी हो सकती हैं, जैसे कि वाटर के टेम्परेचर के हिसाब से, सैलिनिटी के हिसाब से, डेप्थ और फ्लो रेट वगैरह के हिसाब से भी।
अच्छा, अब नेक्स्ट आगे हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इकोटाइप की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है अडेप्टेशन टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो इकोटाइप का मेन मकसद ही क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को वो स्पीशी जो है वो अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो इकोटाइप जो है इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी जो हैबिटेट है उसके अंदर ज़िंदा रहने के लिए स्पीशी क्या करते हैं, अपने अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस करती हैं ताकि वो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में, वो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या फिर सैलिनिटी हो सकती है, डिफरेंट तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं वो रह सकती हैं। तो इसकी वजह से जब ये अपने आप को वहाँ पर रहने के लिए अडेप्ट कर लेती हैं, अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगी तो पहले तो वहाँ रहने के लिए ही उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए स्ट्रगल करनी है, ठीक है। एक दफ़ा जब वो अडेप्टेशन कर लेंगी तो फ़ायदा है कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, अब वहाँ की जब आदी हो गई हैं तो वो क्या है कि वहाँ के रिसोर्सेज को बेहतर तौर पर यूज़ कर सकती हैं। वहाँ पर अगर कोई भी किसी किस्म का इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर आता है, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आती है, उसको विथस्टैंड कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर उनके साथ जो है वो कम्पीट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आ गया बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज़ रेजिलियंस। बायोडाइवर्सिटी हमें पता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ, तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है एक स्पीशी के अंदर ही हम देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह की इकोटाइप्स बन रही हैं, तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगी। और स्पीशीज़ रेजिलियंस क्या होती है कि अब एक स्पीशी है ना, अब पहले तो वो किसी एक ए जगह पर रह रही थी, जब बी सी डी ई एफ ये डिफरेंट जगहों पर यही स्पीशी गई, ठीक है। इसी स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए। अब इन सारी जगहों पे क्या है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, सब ने अपने आप को यहाँ यहाँ रहने के लिए अडेप्ट कर लिया। तो ये स्पीशी की जो है वो स्पीशी के अंदर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि वो इस स्पीशी की जो इको टाइप्स जो हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जाकर रह सकती हैं। तो इकोटाइप्स जो हैं इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी होती है, क्योंकि इनकी वजह से जेनेटिक और फिनोटाइपिक वेरिएशंस भी होती हैं स्पीशीज़ के अंदर। तो डाइवर्सिटी की वजह से जो है वो स्पीशीज़ की रेजिलियंस भी बेहतर होती है एज अ होल, कि डिफरेंट इकोटाइप्स जो हैं उनके पास डिफरेंट टॉलरेंसेस होती हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से, डिजीज़ के हिसाब से। तो इसकी वजह से जो है वो एक स्पीशी है उसमें क्या है कि दे प्रोवाइड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड पोटेंशियल अडेप्टेशंस टू चेंजिंग कंडीशंस। नेक्स्ट आ गया कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, ठीक है, और मैनेजमेंट भी उसी में आ जाता है। तो इकोटाइप्स जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि अब जब डिफरेंट इकोटाइप्स हैं तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सी इकोटाइप्स जो है वो बहुत बेहतरीन है, तो उनको जो है वो उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो स्पीशी के अंदर वो रहे, उसको प्रिजर्व करने के लिए करना होता है। अच्छा, उसके अलावा कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं they need to consider the unique adaptations and ecological requirements of different ecotypes to effectively manage and preserve their population and habitats। के conservation strategies जो यूज़ कर रहे हैं उनमें पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, जो किसी भी जो different ecotypes की क्या हैं कि जो उनकी ecological requirements वगैरह उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि उनकी population और habitats को preserve किया जा सके। और लास्ट पे आ जाता है हमारा एवोल्यूशनरी स्टडीज़। तो इकोटाइप में हमें पता है जब इकोटाइप्स बनती है ना तो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। यानी एक डिफरेंट जगह पर जब वो जाके स्पीशीज जब वो ग्रो करता है तो उसमें हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है, ठीक है। और जब नेचुरल सिलेक्शन होगी तो हमें पता है कि जो वहाँ पर जो ऐसे स्पीशीज़ होंगे जो ज़रा कमज़ोर होंगे वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे और जो है ये ग्रो करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि टाइम के साथ साथ जो ये डिफरेंसेस हैं ये मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं स्पीशीज़ के अंदर जो हम इकोटाइप में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि किस तरह से जेनेटिक वेरिएशंस और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से पॉपुलेशंस बनती हैं टाइम के साथ साथ और किस तरह से स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होती हैं। तो इकोटाइप्स को स्टडी करने से हमें क्या पता चलता है, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स एंड पैटर्न्स के बारे में हमें बेहतर स्टडी हम कर सकते हैं, हमें उसके बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से एवोल्यूशन होती है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू।